नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज़ की जिसने हमारे देश को एक नई पहचान दी। एक ऐसा दस्तावेज जिसने भारत की विविधता, संघर्ष और सपनों को एकजुट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारतीय संविधान की। संविधान की स्थापना और महत्व। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की शुरुआत की। 26 जनवरी 1950 का दिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। हमारा संविधान न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा संविधान है बल्कि यह हमारी विविधता और विशालता को समझने का प्रतीक भी है। स्वतंत्रता के समय भारत एक बड़ा, विविधतापूर्ण लेकिन बिखरा हुआ देश था। ऐसे में देश को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो हर पहलू पर ध्यान दे और सबको साथ लेकर चले। अब बात करते हैं संविधान की जटिलता और विशेषताओं की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा संविधान इतना लंबा और जटिल क्यों है? इसकी वजह है हमारे देश जो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति का है। संविधान ने इस विविधता को एक शक्ति में बदलने का काम किया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है जिसने भारत को सही मायनों में एकजुट किया है। संविधान ने न सिर्फ अतीत के घाव को भरने का प्रयास किया बल्कि हमें एक साझा राजनीतिक मंच भी दिया जहां हर वर्ग और समुदायों की आवाज़ सुनी जा सके। लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास। दोस्तों, हमारे संविधान की एक और बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना। यह दस्तावेज सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है बल्कि यह हमारी सोच और मूल्यों का प्रतिबिंब भी है। ऊंच नीच और अधीनता की पुरानी परंपराओं को ख़त्म करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने में मदद की। हमारे संविधान का निर्माण एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय में हुआ। यह समय था उथल पुथल का, दर्द और आशाओं का और एक नए भारत की नींव रखने का। उस दौर की कहानी जब भारत ने सिर्फ आज़ादी ही नहीं पाई बल्कि विभाजन और संघर्ष का सामना किया। स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 ये तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। भारत ने आज़ादी का सपना साकार किया लेकिन इसके साथ विभाजन का दर्द भी झेला। लाखों लोग अपने घर से बेघर हुए। मुसलमान पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे जबकि हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी मंजिल तक कभी पहुँचे ही नहीं। विभाजन के दौरान हुई हिंसा और दंगे और जनसंहार ने देश को गहरे जख्म दिए। आज़ादी से पहले के साल संघर्ष और आंदोलन से भरे हुए थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा ही आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का प्रयास हर किसी की याद में आज भी जीवित है। 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के सिपाहियों का विद्रोह और मजदूर किसानों के आंदोलन जनता को झकोरने वाले घटनाक्रम थे। इन आंदोलनों में हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां एक और जनता में एकता थी वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक इच्छाओं, धार्मिक लालसाएं बनाए रखी थी। अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा ने पूरे उत्तर और पूर्वी भारत को दंगों और हत्याओं के दौर में झोंक दिया। इस हिंसा ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया और देश के विभाजन की आधारशिलता रखी। अब बात करते हैं देसी रियासतों की। ब्रिटिश शासन के समय भारत एक तिहाई हिस्सा नवाबों और महाराजाओं के अधीन था। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन रियासतों की स्थिति बेहद जटिल थी। कई महाराजाओं ने तो स्वतंत्रता सत्ता का सपना देखना शुरू कर दिया था। ये एक चुनौती थी जिससे हमारे नवजात राष्ट्र को निपटना पड़ा।
और दोस्तों, इन सब उथल पुथल भरी घटनाओं के बीच संविधान सभा की बैठक भी चल रही थी। बाहर जो जा रहा था उसका प्रभाव संविधान सभा के विचार विमर्श पर भी पड़ता था। इस पृष्ठभूमि में हमारी संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने भारत को एकजुट किया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के गठन की, जो भारत के इतिहास का एक बेहद अहम अध्याय है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के गठन की। क्या आप जानते हैं, हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945 से 46 की सदियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए और इन चुनावों के बाद प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की भूमिका की। नई संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस के सामान्य चुनावी क्षेत्रों में बड़ी जीत हासिल की। दूसरी ओर मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीट मिली, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। संविधान सभा से जुड़े एक और रोचक बात यह है कि शुरुआत में समाजवादियों ने इसका बहिष्कार किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने की बनाई गई संस्था और इसकी स्वायत्तता होना लगभग असंभव है। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियाँ बदली। संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था क्योंकि इसकी 82% सदस्य कांग्रेस से थे। लेकिन क्या यह सब एकमत थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक विचारधारा का टकराव था। कुछ सदस्य समाजवाद से प्रेरित थे, तो कुछ जमींदार के समर्थक थे, कुछ धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, तो कुछ संप्रदाय दृष्टिकोण के करीब थे। यही वजह है कि यहाँ बहस बहुत गहरी और विविध होती गई। संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं सिर्फ सभा तक सीमित नहीं रहती थी। इनकी चर्चाओं की रिपोर्ट अखबारों में छपती थी और पूरे देश में इन पर बहस होती थी। जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, जिससे संविधान निर्माण में एक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करने लगे थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष अधिकारों की रक्षा चाहते थे। वहीं दलित वर्ग और जाति शोषण के अंत और आरक्षण की मांग उठाई। इन्हीं सभी मांगों ने संविधान निर्माण प्रक्रिया को और व्यापक बना दिया। संविधान सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर भी गहन चर्चा हुई। यह सुनिश्चित किया गया कि हर वर्ग और हर समुदाय को अपने अधिकार मिले और भारत की विविधता को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारा संविधान केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह देश की विविधता, एकता और लोकतंत्रता का मूल्य का प्रतीक था। अब बात करते हैं उन मुख्य आवाज़ों की जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा, जिसमें 300 सदस्य थे, एक ऐसा मंच था जहां भारत के भविष्य की नींव रखी गई थी। इस सभा में कुछ ऐसे प्रमुख नेता और विशेषज्ञ थे जिनका योगदान महत्वपूर्ण था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो भारत के संविधान का आधार बना। इनके साथ ही नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव भी रखा। ये ध्वज केवल रंगों और चक्र का मेल नहीं तथा बल्कि एक नए भारत के सपने का प्रतीक था। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पटेल ने पर्दे के पीछे रहकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे विरोधी विचारधारा के बीच सहमति बनाने में माहिर थे। संविधान की रिपोर्ट्स के प्रारूप तैयार करने में भी उनकी बेहद अहम भूमिका रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
उनका काम आसान नहीं था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले। उनकी नेतृत्व क्षमता ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माण की आत्मा भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान को लिखने और उसे पारित करने की जिम्मेदारी निभाई। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उनके नेतृत्व में यह प्रक्रिया पूरी हुई। अंबेडकर ने दलित और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार को संविधान में सुनिश्चित किया। इसके साथ दो और प्रमुख सदस्य थे, के.एम. मुंशी और अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। दोनों ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव देने में सक्रिय थे। उनकी कानूनी समझ ने संविधान को और मजबूत बनाया। अब बात करते हैं संविधान सभा के पीछे काम करने वाले दो अधिकारियों की। एक थे बी.एन. राव, जिन्होंने अन्य देशों की राजनीति व्यवस्था का गहन अध्ययन कर संविधान के लिए चर्चा पत्र तैयार किया, और एस.एन. मुखर्जी, जो जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर थे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे ऐतिहासिक कदम, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। यह वही प्रस्ताव है जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखी। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा को समझते हैं। साल 1946, तारीख 13 दिसंबर, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिसने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। इस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? सबसे पहले भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का वादा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर नेहरू ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान के आदर्श कहीं और से कॉपी नहीं किए गए हैं। यह संविधान भारतीय लोगों के स्वभाव और उनकी ज़रूरतों के अनुरूप होगा। नेहरू के शब्दों में, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। नेहरू ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि भारत का संविधान मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उन क्रांतियों के विचारों को सीधे भारत पर लागू करना सही नहीं। हमें अपने संविधान के लिए एक अलग सोच अपनानी होगी। नेहरू ने संविधान का एक और उद्देश्य बताया, उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों के साथ जोड़ना, और इस भारतीय संदर्भ में रचनात्मक तरीके से व्याख्या करना। उनका मानना था कि भारतीय लोकतंत्र की नींव जनता की ज़रूरतों और इच्छाओं पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ये भारत के भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश था।